फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम सब उच्च न्यायालय की बात जो लास्ट वीडियो में हमने की थी उसी बात को थोड़ा और विस्तार हम देंगे। हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से उच्च न्यायालय हैं जिसकी अधिकारिता एक से ज़्यादा राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र पर जो है हासिल है। साथ में हम इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के अंदर वो कौन कौन से राज्य हैं जिसका जो हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट का प्रधान पीठ उस राज्य की राजधानी में स्थित नहीं है। साथ में हम सब इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि राज्य के जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात की जाती है तो न्यायाधीशों की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उनकी क्या शर्तें होनी चाहिए, ये सारी बातें आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और कल के क्लास में जो बातें हमने बताई वो सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण, उसको समझिएगा। ठीक है, आज के क्लास की जो बातें हैं उसमें बहुत सारे फैक्ट्स होंगे जिससे रिलेटेड सवाल किसी ना किसी रूप में पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात कि उच्च न्यायालय की अगर हम पीठों की बात करें, उसके बेंचेस ऑफ हाई कोर्ट की बात करें, तो किसी राज्य में एक ही उच्च न्यायालय की एकाधिक पीठें भी हो सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की बात करें, इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो पीठ है, एक पीठ तो जो है इलाहाबाद के अंदर है और दूसरी पीठ जो है वो क्या है, लखनऊ के अंदर। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि किसी भी राज्य में एक ही उच्च न्यायालय की एकाधिक पीठें भी हो सकती है। मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र और गोवा जैसे राज्यों तथा दमन दीव दादरा व नागर हवेली जैसे संघ राज्य क्षेत्र पर है। वर्तमान समय में पंजाब तथा हरियाणा के लिए एक ही उच्च न्यायालय चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है। और यहां पर इस बात को ध्यान में रखिएगा कि चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की जब हम बात करते हैं तो ये चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी हम यूनियन टेरिटरीज की अगर बात करेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिसके अपने उच्च न्यायालय हैं, तो वो हो जाएगा दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दो ही राज्य है, दिल्ली और दूसरा क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। ये दो राज्य, दो ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिसके अपने उच्च न्यायालय हैं। आपको पता होगा आर्टिकल 241 ये कहता है, ठीक है, आर्टिकल 241 ये कहता है कि जो संघ शासित क्षेत्र है उस संघ शासित क्षेत्र के अपने भी उच्च न्यायालय हो सकते हैं। और इसके अंतर्गत दिल्ली का जो हाई कोर्ट है, ठीक है, एक यूनियन टेरिटरी के रूप में दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। इसी प्रकार जब वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर जब तक राज्य था बात समय सही थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जैसे ही जम्मू कश्मीर दो संघ शासित क्षेत्र में बट गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो जम्मू कश्मीर का ऑलरेडी पहले से ही क्या है, उच्च न्यायालय था। तो अब जब विभाजन हो गया तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का जो उच्च न्यायालय पहले से था वो न्यायालय यूनियन टेरिटरी के रूप में जम्मू कश्मीर का हो गया। तो जम्मू कश्मीर और दिल्ली ये दो ही ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं आज जो है वर्तमान समय में जिसके अपने हाई कोर्ट हैं। ठीक है, लेकिन जब हम चंडीगढ़ की बात करते हैं तो ये चंडीगढ़ का यूनियन टेरिटरी के रूप में उच्च न्यायालय नहीं है, बल्कि ये वास्तव में हरियाणा और पंजाब का उच्च न्यायालय है, जिससे हरियाणा भी राज्य का कवर हो जाता है, साथ में पंजाब राज्य भी कवर हो जाता है और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के रूप में उसकी संबद्धता इसी हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट से हो जाता है। इसलिए वास्तव में चंडीगढ़ में स्थित जो उच्च न्यायालय हरियाणा और पंजाब का है ये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कहलाता है। ठीक है, इसलिए चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का मतलब ये कभी कंफ्यूजन यहां पे नहीं होना चाहिए कि हमने आपको बताया कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर यही दो ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिसके अपने उच्च न्यायालय, यहां पे हम चंडीगढ़ में भी उच्च न्यायालय दिखा रहे हैं, लेकिन ये चंडीगढ़ उच्च न्यायालय यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय नहीं है, बल्कि पंजाब तथा हरियाणा का उच्च न्यायालय है और इसी में चंडीगढ़ की भी संबद्धता जो है वो क्या की स्थापित कर दी गई है। ठीक है, इसी प्रकार कोलकाता उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो कोलकाता हिंदुस्तान के अंदर आप समझ जाइए
कि 7 ऐसे हाई कोर्ट्स है जिसकी अधिकारिता एक से अधिक राज्य पर है या फिर केंद्र शासित प्रदेश पर है। और इसका अगर बेहतरीन एग्जांपल देखिए तो अगर आप उत्तर से आइए, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा, उत्तर में आप जम्मू कश्मीर की बात करिए तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, उसका अपना उच्च न्यायालय, लेकिन उसी के अंतर्गत लद्दाख, अब लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी बन गया। जब स्टेट था तो लद्दाख जम्मू कश्मीर सब एक था, तो जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय से लद्दाख की सारी जो है कह सकते हैं कि न्याय से संबंधित जो गतिविधियां थी वो संपन्न हो जाती थी। लेकिन जब अलग हो गया तो जम्मू कश्मीर का तो अपना उच्च न्यायालय हो गया, तो लद्दाख का जो उच्च न्यायालय है वो उच्च न्यायालय भी वास्तव में जम्मू कश्मीर का ही हाई कोर्ट है। तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट आज यूनियन टेरिटरी के रूप में एक ऐसा हाई कोर्ट है जिसका ज्यूरिसडिक्शन दूसरे यूनियन टेरिटरी लद्दाख पर भी जो है वो कह के हासिल है, ठीक है। इसके बाद अगर आप जो है आ जाइए चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की बात करें तो वो पंजाब, हरियाणा और साथ में जो है चंडीगढ़ की जो है यूनियन टेरिटरी उसकी जो है ज्यूरिसडिक्शन उसके अंतर्गत आता है। फिर अगर आप नीचे चले आइए, ठीक है, नीचे जब आप आओगे तो आप देखिएगा महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र जो उच्च न्यायालय यानी मुंबई उच्च न्यायालय है, उस मुंबई उच्च न्यायालय का ज्यूरिसडिक्शन जो है वो किसमें, एक तो महाराष्ट्र और गोवा तो है ही है, ठीक है, साथ में दादरा नागर हवेली और दमनदीप का क्षेत्र है वो आ जाएगा। इसी तरह से केरल उच्च न्यायालय का केरल राज्य है, साथ में लक्षद्वीप हो जाएगा। इसी प्रकार चेन्नई उच्च न्यायालय है तो चेन्नई उच्च न्यायालय तमिलनाडु राज्य को देखेगा, साथ में पुदुचेरी को भी देख लेता है, ठीक है। इसी प्रकार जो है अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में ये समझ लीजिए जो 7 सिस्टर्स स्टेट है वो 7 सिस्टर्स स्टेट की अगर हम बात करें तो पहले सारे 7 सिस्टर्स स्टेट यानी कि चाहे वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड हो गया, मणिपुर है, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम ये जो 7 बहन राज्य 7 सिस्टर्स स्टेट्स हुआ करते हैं, पहले एक ही उच्च न्यायालय था और वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय का पहले ये रिकॉर्ड था कि वो सर्वाधिक 7 राज्यों के उच्च न्यायालय को या कह सकते हैं उसके ज्यूरिसडिक्शन को वो संभाले हुए है। लेकिन क्या हुआ 2013 में, फिर क्या है मेघालय, इसके बाद मणिपुर और त्रिपुरा ये 3 ऐसे स्टेट 7 सिस्टर्स स्टेट में थे जिसके अपने अपने उच्च न्यायालय बन गए, ठीक है, अपने उच्च न्यायालय बन गए। और फिर बच गया क्या, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड हो गया, मिजोरम और असम, ये 4 ऐसे स्टेट हो गए जिसका उच्च न्यायालय जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है आता है, उसका ज्यूरिसडिक्शन उसके अंतर्गत आता है। तो ये सब जो है वो क्या है कि कुछ एक ऐसे राष्ट्र है, कुछ एक ऐसे उच्च न्यायालय है जिसका ज्यूरिसडिक्शन ना सिर्फ अपने राज्य से संबंधित है बल्कि अन्य राज्य या यूनियन टेरिटरी से भी उसका संबंध जो है स्थापित किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखने की है। तो एक बार फिर से किसी राज्य में एक ही उच्च न्यायालय की एकाधिक पीठें हो सकती है, ये बात सही है। इसके अतिरिक्त मुंबई उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है, ठीक है, वो महाराष्ट्र और गोवा जैसे राज्यों तथा दमनदीप और दादरा नागर हवेली जैसे संघ राज्य क्षेत्र पर है। वर्तमान समय में पंजाब तथा हरियाणा के लिए एक ही उच्च न्यायालय चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। इसी प्रकार कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार हमने बताया अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। चेन्नई उच्च न्यायालय की बात करें तो इसका क्षेत्राधिकार पांडिचेरी, और केरल उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है वो लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप पर जो है वो क्या है, और चेन्नई उच्च न्यायालय जो है वो पांडिचेरी पर, ठीक है। नेक्स्ट बात समझना है कि पूर्वोत्तर राज्यों में उच्च न्यायालय जो अभी अभी हमने आपको बताया कि जो 7 सिस्टर्स स्टेट है, और ये 7 सिस्टर्स स्टेट्स जो है याद रखना है, हमने आपको पहले भी कोडिंग बताई थी, अनामानी मित्री मेघ असम, अनामनी मित्री मेघ असम, ये याद रखना है। तो यहां पे देखिए अरुणाचल प्रदेश है, ये पहला हो गया, इसके बाद नागालैंड हो गया, इसके बाद मणिपुर हो गया, इसके बाद मिजोरम हो गया, इसके बाद त्रिपुरा हो गया, इसके बाद मेघालय है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, असम। तो ये सीक्वेंस है, अगर आप इस तरह से याद रखते हैं, अनामनी मित्री मेघ असम। अब इसमें क्या है कि अनामी असम, तो ये 1 2 3 और 4 ये 4 ऐसे राज्य हैं जिसका उच्च न्यायालय जो है वो कहां पे है, असम यानी गुवाहाटी उच्च न्यायालय। पहले ये सातों जो 7 सिस्टर्स स्टेट थे इसका जो हाई कोर्ट हुआ करता था वो क्या है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय हुआ करता था, ठीक है।
लेकिन क्या हुआ बाद में क्या हो गया, यहां पर इस बात को समझना है कि मेघालय, ठीक है, मेघालय और इसके बाद हो गया मणिपुर, मेघालय मणिपुर हो गया और इसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा, ये तीन ऐसे राज्य हैं जिसके अपने अपने हाई कोर्ट्स जो है वो क्या है कि 2013 में बन गए। तो 2013 में जब इसके हाई कोर्ट बन गए तो जाहिर सी बात है बच गया क्या, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और इसके बाद मिजोरम और असम। ये चार, पहले असम के अंतर्गत 7 राज्य आते थे, लेकिन अब असम के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आता है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये इससे अलग हो गए। सबको थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है, ध्यान से आपको याद रखना है। सिक्किम, सिक्किम जो है वो क्या है कि वो अलग हो गया, ये 7 सिस्टर्स स्टेट में नहीं आते हैं, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत। तो यही बात हम यहां पे हमने लिखा है, ठीक है, कि कई वर्षों तक पूर्वोत्तर भारत के सभी 7 बहन राज्यों यथा असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय था। अब इनमें से 3 राज्यों का, ठीक है, और वो 3 राज्य कौन कौन सा है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये 3 ऐसे राज्य हैं जिसका अब अपना अपना उच्च न्यायालय स्थापित हो गया है। इसका उद्घाटन संबंधित राज्य की राजधानियों में, यानी कि मेघालय का आइजल हो जाएगा, सॉरी मेघालय का शिलोंग हो जाएगा, त्रिपुरा का अगरतला, मणिपुर का जो है आइजल हो जाएगा, ठीक है। तो मणिपुर जो है वो क्या है कि आइजल में, तो यहां पर आपको ये समझना है, मणिपुर का इम्फाल है, सॉरी, ठीक है ना। तो मणिपुर संबंधित राज्यों की राजधानियों में वर्ष 2013 में स्थापित हुआ और मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले 7 राज्य का एक ही था गुवाहाटी उच्च न्यायालय, लेकिन मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का 2013 में अलग से उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई। क्लियर है, ये सब फैक्ट्स है, ये सब याद रखना है आपको। नेक्स्ट बातें समझनी है कि संघ शासित क्षेत्र जहां उच्च न्यायालय है, हमने आपको बताया कि भारत के संविधान का आर्टिकल 241 ये कहता है कि संघ शासित क्षेत्र का अपना एक इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट भी हो सकता है, और इसी के अंतर्गत जो है दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 31 अक्टूबर 1966 ईस्वी में, दिल्ली हाई कोर्ट अधिनियम 1966 के अंतर्गत। तो 8 संघ शासित क्षेत्र, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, बार बार हमने आपको बताया कि पहले 7 संघ शासित क्षेत्र थे, 2 संघ शासित क्षेत्र जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना तो ये जुड़ गया, तो टोटल हो गया 9। लेकिन पहले इस 9 में दादरा नागर हवेली और दमन दीव अलग अलग यूनियन टेरिटरी के रूप में शामिल था। लेकिन क्या है कि बाद में दादरा नागर हवेली और दमन दीव को भी हाल में मिलाकर एक कर दिया गया। तो इसलिए जो है फिर क्या होगा कि एक घट जाएगा, तो बराबर टोटल जो है यूनियन टेरिटरीज, जो नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज है वो 8 है। तो 8 संघ शासित राज्यों में से केवल दिल्ली और जम्मू कश्मीर का ही अपना उच्च न्यायालय है। और हमने आपको ये बताया कि चंडीगढ़ में भी उच्च न्यायालय है, लेकिन वो यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ उच्च न्यायालय नहीं है, बल्कि वो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय है। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय दोनों की राजधानी चंडीगढ़ में, इसलिए चंडीगढ़ में है। ये नहीं कि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी का अपना उच्च न्यायालय, ऐसा नहीं है। यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय संबद्ध है पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट से, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। बस इतनी सी बात ध्यान रखना है कि संघ शासित राज्यों में से केवल दिल्ली और जम्मू कश्मीर का ही अपना उच्च न्यायालय है। संसद ने 31 अक्टूबर 1966 ईस्वी में दिल्ली हाई कोर्ट अधिनियम के अंतर्गत, ध्यान रखना है, दिल्ली हाई कोर्ट अधिनियम के अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित किया। इसी तरह से 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य के 2 संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभक्त हो जाने के बाद इन दोनों नवगठित संघ शासित प्रदेशों का एक ही न्यायालय जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय होगा। इस न्यायालय की पीठ ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू में स्थानांतरित होती रहती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है।
नेक्स्ट जो है संघ शासित क्षेत्र जहां उच्च न्यायालय है, ये हमने आपको बता दिया, तस्वीर से देख लीजिए, ये दिल्ली हाई कोर्ट है और ये हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो श्रीनगर में स्थित है, जो ग्रीष्मकालीन पीठ वहां पे होता है। ठीक है, तो ये हो गया जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट, ये है दिल्ली हाई कोर्ट और ये दो संघ शासित क्षेत्र है जिसके अपने उच्च न्यायालय। ठीक है, साथ में अब हम लोग इस बात को भी समझने की कोशिश करें कि ऐसे वो कौन कौन से राज्य हैं जिसकी जो उसकी जो अपनी मतलब कह सकते हैं हाई कोर्ट है। सामान्य तौर पे क्या होता है कि हर राज्य की जो राजधानियां होती है उसी राजधानी में उसका अपना हाई कोर्ट होता है, लेकिन भारत में कुछ एक ऐसे भी राज्य हैं जिसके हाई कोर्ट उस राज्य की राजधानी में स्थित नहीं है। और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश ही ले लीजिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लेकिन उसका जो हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट स्थित कहां पर है? इलाहाबाद में स्थित है। तो इसी तरह से अब समझना है कि आप ऊपर से आइए जम्मू कश्मीर के नीचे जो इधर आ जाइए राजस्थान। तो राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में नहीं है, राजस्थान का उच्च न्यायालय जो है वो कहां पे है? जोधपुर में। राजस्थान से नीचे आ जाइए गुजरात की अगर बात करिए, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है, बट उसका हाई कोर्ट जो है अहमदाबाद में नहीं है, बल्कि वो कहां पे? गांधीनगर है। इसी प्रकार अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो भोपाल, उसकी राजधानी भोपाल में नहीं है, बल्कि वो कहां पे है? जबलपुर में है। इसी तरह से मध्य प्रदेश से अलग हुआ जो राज्य है छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नहीं है, बल्कि वो कहां पे है? बिलासपुर में। ठीक है, इसी प्रकार जो है आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे अगर आप जैसे कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की बात करें। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है, लेकिन उसका जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में। ठीक है, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का की राजधानी लखनऊ है, लेकिन उसका हाई कोर्ट जो है वो कहां पे हो जाएगा? वो इलाहाबाद में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ ऐसी जो है वो क्या, एक उड़ीसा भी देख लीजिए, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, लेकिन हाई कोर्ट कटक में है। इसी प्रकार केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, लेकिन उसका हाई कोर्ट जो है वो कहां पे है? उसका वहां पर उसको क्या कहते हैं उस जगह का? केरल का यहाँ पे दिया है, केरल का जो है अर्नाकुलम। ठीक है, अर्नाकुलम या कोच्चि वहां पर स्थित है। तो ये जो है आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि भारत के वो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिसका हाई कोर्ट उस राज्य की राजधानी में स्थित नहीं है। तो इसको समझने के लिए देखिए हमने अलग से बनाया। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की जो है वो हाई कोर्ट कहां पे हो गया? बिलासपुर। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर हो गया। ठीक है, यानी कि ये जो राज्य है जिसका विभाजन दो अलग अलग हिस्सों में हुआ, उसका जो मुख्यालय, उसका जो हाई कोर्ट है उसकी राजधानी में स्थित नहीं है। इसी प्रकार उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड का हाई कोर्ट नैनीताल है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट कहां पे है? इलाहाबाद। गुजरात का अहमदाबाद। ठीक है, मैं उल्टा बता दिया, गुजरात की राजधानी तो गांधीनगर है ना, तो हमने आपको बता दिया गांधीनगर तो राजधानी है, अहमदाबाद जो है उसकी राजधानी है नहीं, तो अहमदाबाद में उसका हाई कोर्ट है। राजस्थान का हमने बताया जोधपुर, उड़ीसा का कटक जबकि राजधानी भुवनेश्वर है, केरल का एर्नाकुलम जबकि राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तो ये 8 ऐसे राज्य है जिसका हाई कोर्ट जो है वो उस राज्य की राजधानी में स्थित नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये सब फैक्ट्स है जिससे सवाल पूछे जाते हैं और मैं पूरा कवर कर रहा हूं, चाहे वो फैक्ट्स हो चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, ये हम समझेंगे। ठीक है, साथ में अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में जो यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, उसकी संख्या 8 है। तो 8 जो यूनियन टेरिटरीज है उसके जो उच्च न्यायालय है वो उच्च न्यायालय कहाँ है या किससे संबद्ध है, ये हमें आपको बताना है। तो सबसे पहली बात कि अगर हम ऊपर से चलें, देखिए जब भी एक नक्शे को ध्यान में रखकर चलिए कि अगर ऊपर से नीचे आइए या नीचे से ऊपर जाइए, जैसे भी हो, तो अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो सबसे ऊपर में जो है जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और उसका हाई कोर्ट क्या है? जम्मू कश्मीर का अपना हाई कोर्ट जो है श्रीनगर में। इसी प्रकार लद्दाख हाई कोर्ट है, उसका संबद्धता किससे है? जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से है। ठीक है, अब नीचे उतर कर आइए चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी का जो है उसका जो हाई कोर्ट है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से जुड़ा है। ठीक है, जिसका हाई कोर्ट जो है वो चंडीगढ़ में स्थित है। तो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो किसके अधीन है?
वो अधीन है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का, जो चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, चंडीगढ़ हो गया। इसके बाद दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है, ये आपको पता है। इसके बाद आप नीचे आइए, दादरा और नागर हवेली और दमन दीव की अगर हम बात करें तो वो मुंबई हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो वो केरल हाई कोर्ट। इसी प्रकार अगर हम पांडिचेरी पुडुचेरी की बात करें तो वो चेन्नई हाई कोर्ट हो गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो वो कोलकाता हाई कोर्ट के पास आता है। समझ में बात आ रही है ना? तो ये सब जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये बातें हमने इसलिए बताई क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय, ठीक है। लक्षद्वीप जो है केरल उच्च न्यायालय। इस तरह से लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय। चंडीगढ़ का पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय हो जाएगा। दादरा नागर हवेली का दमन दीव जो है वो कहां पे हो गया? मुंबई उच्च न्यायालय। तो ये सब भी कुछ फैक्ट्स है ना, ये सब फैक्ट्स आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, एक से अधिक क्षेत्र के अधिकार वाले उच्च न्यायालय, ठीक है, ये सब नोट्स आप बना लीजिएगा। एक से अधिक क्षेत्र के अधिकार वाले जो उच्च न्यायालय हैं वो उच्च न्यायालय कौन कौन से हैं? तो ये ध्यान रखना है, भारत के 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनका ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों पर है। ठीक है, हमने आपको बताया गुवाहाटी में पहले कितना था? पहले 7 राज्य थे, पहले 7 राज्य, बट अब जो है वो कितना है? अब 4 राज्य हो गए, 4 राज्य हो गए। ठीक है, और इसका कोडिंग हमने रखा है अनामी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, असम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम तथा असम, ये 4 राज्य को आज ये कवर करते हैं। ठीक है, इसके बाद कोलकाता उच्च न्यायालय तो पश्चिम बंगाल है और साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। ठीक है, तो ये पहला हो गया। इसके बाद दूसरा, पहले ये देख लेते हैं मुंबई उच्च न्यायालय। मुंबई उच्च न्यायालय आपको पता है महाराष्ट्र, गोवा तथा दादरा व नागर हवेली। तीसरा है कोलकाता उच्च न्यायालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और साथ में पश्चिम बंगाल को कवर करता है। इसके बाद चौथा हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय, जो केरल राज्य और लक्षद्वीप को कवर करता है। ठीक है, इसके बाद पांचवा है चेन्नई उच्च न्यायालय, और ये चेन्नई उच्च न्यायालय जो है वो क्या कर रहा है? तमिलनाडु और पुडुचेरी को कवर कर रहा है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर तथा, ठीक है, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को कवर करता है। और सातवां चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है, जो पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ को कवर करता है। और इस प्रकार ये भारत में वर्तमान समय में 7 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिसका ज्यूरिसडिक्शन एक से अधिक राज्य या संघ शासित क्षेत्र पर जो है वो पड़ता है। ये हमने आपको बताया, ये अपने आप में फैक्ट्स है, ठीक है, तथ्य है, और उसको हमने एक जगह पे कलेक्ट कर दिया और ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। ठीक है, कुछ फैक्ट्स आप समझ लीजिए कि ये जो है ये अन्ना चांडी है और ये लीला सेठ। लीला सेठ आपको पता होगा कि ये सुटेबल बॉय जो है विक्रम सेठ, सुटेबल बॉय के लेखक जो है विक्रम सेठ की मां है। ठीक है, और ये अन्ना चांडी आप समझते हैं। ठीक है, तो किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश वो कौन हो जाएगी? लीला सेठ। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। जबकि प्रथम महिला न्यायाधीश की बात आएगी तो अन्ना चांडी। ठीक है, अन्ना चांडी जो केरल उच्च न्यायालय में नियुक्त हुई थी। लीला सेठ दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी और साथ ही किसी हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, यानी कि लीला सेठ यानी कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की वो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी और साथ ही किसी हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। यानी इसके बाद अन्ना चांडी की बात करें तो 1959 ईस्वी में वो केरल हाई कोर्ट का न्यायाधीश जो है उन्हें बनाया गया था, जिस पर उन्होंने 1967 तक जो है वो कार्य किया। तो ये ध्यान रखना है कि अन्ना चांडी जो है ये किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय की ये प्रथम न्यायाधीश थी। ठीक है, प्रथम न्यायाधीश। और लीला सेठ की जब बात आएगी तो वो किसी भी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी।
ठीक है। तो और वो कौन से उच्च न्यायालय? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायाधीश हो जाएंगी, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद देखिए एक अभिलेख न्यायालय के रूप में, यहां पे देखिए जब हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करते हैं, ठीक है, अगर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, जब हमने आपको सुप्रीम कोर्ट बताया था तो हमने वहां पे बताने की कोशिश की थी कि आर्टिकल 129 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह कार्य करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं वो निर्णय एक कह सकते हैं कि आर्टिकल 141 ये कहता है, ठीक है, आर्टिकल 141 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होंगे वो लोअर कोर्ट पर मतलब जो है वो बाध्यकारी रूप से वो क्या है कि स्थापित होंगे, यानी कि सेम अगर मामला है लोअर कोर्ट में तो लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो अपना निर्णय किस रूप में किस तरह से सुनाएगा, वो जो है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले निर्णय दिए है। इसलिए क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए जो निर्णय है उसका एक लिखित दस्तावेज, एक जो है रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंटेशन के रूप में जो है उसको जो है रखता है, ठीक है, रखता है। और जब उस तरह के मामले होते हैं तो उसके रेफरेंस के तौर पर जो है वो क्या है कि दिखाता है। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब यही हो गया कि डिसीजन जो है वो रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है। और आर्टिकल 129 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में होगा। लेकिन जब हम उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय आर्टिकल 215 के अंतर्गत वो भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में होगा, लेकिन वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है उसके जो नीचे के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, ठीक है, उस सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए उच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में होगा। इसका जिक्र आर्टिकल 215 में किया गया है। इसमें लिखा है संविधान के अनुच्छेद 215 में इस बात का उपबंध किया गया है, ठीक है, आर्टिकल 215 में इस बात का उपबंध किया गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है वो होगा, और वह अपनी अवमानना, ठीक है, यानी कि अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया और उस डिसीजन का अवमानना उल्लंघन जो है लोअर कोर्ट या नीचे का कोई भी करता है तो उसे दंड देने का उसे अधिकार है। यहां तक कि हाई कोर्ट को अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट के आदेशों की भी अवमानना करने वाले लोगों को दंडित करने का अधिकार। इसलिए लिखा है वह अपनी अवमानना यानी कंटेम्प्ट के लिए दंड देने की शक्ति से परिपूर्ण होगा। ऐसी ही शक्ति उच्चतम न्यायालय में भी अनुच्छेद 129 के अनुसार अंतर्निहित है। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने की यह जो शक्ति है उच्च न्यायालय की, उसे ना तो उच्चतम न्यायालय द्वारा और ना ही विधानमंडल द्वारा छीनी जा सकती है, ठीक है। तो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में आपको ध्यान में रखना है। और जब हम कहते हैं कि किसी उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है, कि कोई उच्च न्यायालय का जो डिसीजन है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसके दो मतलब निकल कर आते हैं। पहली बात कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रत्येक निर्णय अभिलेखीय महत्व रखेंगे। उक्त निर्णय का अनुपालन राज्य के अधीनस्थ सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर इलाहाबाद का हाई कोर्ट है वो अगर कोई निर्णय देता है तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाले सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट पे जो है वो क्या है कि वो लागू होगा। क्लियर बात हो गई? तो ये क्या हो गया, लेकिन ये ध्यान रखना कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो अन्य राज्यों के सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए नहीं रहेगा। ये ध्यान रखिए, हर राज्य का अपना जो है वो क्या है कि अपने कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात आएगी। तो उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रत्येक निर्णय अभिलेखीय महत्व के होंगे और उक्त निर्णय का अनुपालन राज्य के अधीनस्थ सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। इसकी अवमानना किए जाने पर उसे संबंधित व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार भी होगा, ठीक है। इसकी अवमानना किए जाने पर उसे संबंधित व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार भी होगा। यहां तक कि अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के लिए भी वह किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकता है। समझ में बात आ रही है ना?
तो ये सब कुछ फैक्ट्स है, ये ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय का जो गठन है वो गठन कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए एक बात समझिएगा कि जब उच्चतम न्यायालय की बात की जाती है तो आपको पता होगा कि उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 124 जब मूल रूप से जो है जब उसके नंबर ऑफ जजेस की बात करते थे तो वो 1 और +7 की बात किया था, यानी कि टोटल 8 जजेस से हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उस सुप्रीम कोर्ट का जो कार्रवाई है या कार्य है वो कार्य प्रारंभ हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। और वो क्या है, वो 8 जजेस मिलकर ने स्टार्ट किया मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को, ठीक है। लेकिन आज जो है संसद ने भिन्न भिन्न संशोधनों के माध्यम से जो अधिकतम अभी वर्तमान समय में जो न्यायाधीशों की संख्या है मुख्य जज को अगर ले लिया जाए, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ले लिया जाए तो वो कितने हो जाएंगे, वो टोटल जो है वो 31 है। तो कहां 8, कहां क्या हो गया 31। तो हमारे देश के संविधान में इस बात का उल्लेख है कि वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की अधिकतम संख्या वो संख्या कितनी होगी, मुख्य न्यायाधीश सहित जो है 31 हो जाएगी। क्लियर है। लेकिन जब हम राज्यों के उच्च न्यायालय की बात की जाती है तो उस राज्य के उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश की तो बात होती है, लेकिन अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी ये निश्चित संख्या अभी तक उसमें मेंशन नहीं है। और क्यों नहीं मेंशन है, रीजन यहां पर यह समझे कि हर राज्य की स्थिति अलग अलग है, पॉपुलेशन अलग अलग है। किसी राज्य में पॉपुलेशन बहुत कम है तो बहुत कम पॉपुलेशन होगा, तो ऐसी स्थिति में उसमें नंबर ऑफ जजेस इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरह क्यों होगा। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है तो जाहिर सी बात है इसके हाई कोर्ट्स को बहुत सारी कार्रवाइयां, बहुत सारे जो है कार्य का निष्पादन करना होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ जजेस की संख्या जो है वो ज्यादा होगी। तो इसीलिए जैसे मेघालय की बात करें और अगर सिक्किम की बात करें तो मेघालय और सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 3-3 ही है। लेकिन अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच को भी शामिल कर दिया जाए तो इसके नंबर ऑफ जजेस जो है 160 है। और ये हिंदुस्तान का ही नहीं, ये एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय। ये ध्यान रखिएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है केवल इंडिया का ही नहीं पूरे एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो है वो क्या है कि माना जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या है, जब उच्च न्यायालय का गठन यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स की बात की जाती है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। यानी अन्य न्यायाधीश के यहां पे वहां पे क्या लिखेगा, मुख्य न्यायाधीश और 30 ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे, ठीक है। तो यहां पे मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। उल्लेखनीय है कि संविधान द्वारा, अब यहां पे समझिए जो मैं आपको बताना चाह रहा था, उल्लेखनीय है कि संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या तो निश्चित की गई है किंतु राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। उनकी संख्या राष्ट्रपति पर निर्भर है, ये ध्यान रखिएगा, उनकी संख्या राष्ट्रपति पर निर्भर है। इसलिए विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या समान नहीं होती है। राष्ट्रपति राज्य की आवश्यकता के अनुसार एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, तो ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या कितनी होगी वो संसद समय समय पर तय करता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी। राष्ट्रपति राज्य की आवश्यकता के अनुसार एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक है। और इस रूप में जो हमने आपको बताया कि भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या भिन्न भिन्न है। सिक्किम और मेघालय, जो हमने आपको बताया कि सिक्किम और मेघालय ये 2 राज्य के उच्च न्यायालय ऐसे हैं जहां न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम 3-3 है, ठीक है। जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या यदि लखनऊ न्यायपीठ को जो है लखनऊ खंडपीठ के न्यायाधीशों को भी शामिल कर लिया जाए तो सर्वाधिक 160 है, सर्वाधिक 160।
जबकि इसकी शुरुआत मात्र 6 न्यायाधीशों से हुई थी। सोच लीजिए कि 6 न्यायाधीशों से हुई थी और वर्तमान में जो है वो क्या है कि टोटल सर्वाधिक 160 है। यह भारत का ही नहीं अपितु संपूर्ण एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। ठीक है, यह संपूर्ण एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो फिलहाल आज के क्लास में इतना ही, इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।